सी के सीरियस प्रोग्रामों को सीखने और लिखने से पहले हमें एक लाजवाब चीज़ जानना होगा सी के बारे में। तो चलिए जानते हैं कैसे हुआ सी का जन्म और कैसे ये इतना फेमस लैंग्वेज बना। पहले के ज़माने में कंप्यूटर को हार्डवेयर से ही कंट्रोल किया जाता था। उसके बाद जैसे ही सेमीकंडक्टर का यूज़ होने लगा कंप्यूटर पे सिलिकॉन चिप के द्वारा, जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के नाम पे जानते हैं। पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं होता था, हार्डवेयर से ही एक एक करके इनपुट दिया जाता था और सीपीयू भी एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करता था। एक एक करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने से बेहतर यह है कि सारे इंस्ट्रक्शन को एक सिलिकॉन चिप के अंदर प्रोग्राम करके लोड कर दिया जाए और सीपीयू उसे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता जाए। यहीं से ही हमें प्रोग्राम की ज़रूरत महसूस होने लगे। शुरुआत में तो मशीन लैंग्वेज या फिर असेंबली लैंग्वेज से ही काम चलाना पड़ता था। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आए। हाई लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हमारे पहले वीडियो में ही हम बता चुके हैं। इसीलिए 1960s में एक मॉडर्न लैंग्वेज की जन्म हुआ जिसे हम एल्गोल कहते हैं। एल्गोल यूएसए में उतना पॉपुलर नहीं था, यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर था। एल्गोल से ही हमें पहली बार एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम लैंग्वेज की कॉन्सेप्ट आया। उसके बाद 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स ने BCPL नाम का एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार किया जिसे हम बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। इसके कुछ सालों बाद 1970 में केन थॉमसन ने BCPL की बहुत सारे फीचर्स को लेकर और एक नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार किया जिसे बी के नाम से हम जानते हैं। उसी समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन के तैयार हो रहा था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अर्ली वर्जन्स थे वो बेल लेबोरेटरीज में ही तैयार हो रहे थे इस बी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके। इसके सिर्फ 2 साल बाद डेनिस रिची ने एल्गोल, BCPL और बी लैंग्वेज को कंबाइन करके और उसके साथ बहुत सारे फीचर्स को और ऐड करके 1972 में पहली बार सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। सी के पावरफुल फीचर्स के कारण सी को दूसरे बाकी सारे लैंग्वेजों से बेहतरीन बनाया और 1972 से सी को ट्रेडिशनल सी के नाम से जाना जाता लगा। उसी समय बेल लेबोरेटरीज में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हो रहा था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कोर फंक्शंस सी लैंग्वेज से ही लिखा गया है। 1978 में कार्निंघम और डेनिस रिची मिलकर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम के एक बुक तैयार किया जिसके बाद से सी को KNRC नाम से भी जाना जाने लगा। सी के रैपिड ग्रोथ के कारण इसके कई सारे वर्जन मार्केट में आए और कभी कभी एक वर्जन दूसरे से इनकम्पेटेबल हो रहे थे। इसीलिए सी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना ज़रूरी था। इसीलिए 1983 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी के गठन की जिसका काम था सी के लिए एक रूल ऑफ स्टैंडर्ड तैयार करना। उसके बाद वो कमेटी ने एक रूल ऑफ स्टैंडर्ड तैयार किया जिसे दिसंबर 1989 में अप्रूव किया गया एनसी से। उसके बाद सी को NCC के नाम से भी जाना जाता है। 1990 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने भी रूल ऑफ स्टैंडर्ड को अप्रूव किया। 1990 से सी को NC-ISO-C के नाम से भी जानते हैं। 1990 के बाद C++ और जावा का इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड से। सी का स्कोप और परफॉर्मेंस एनहेंस के लिए स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी ने फिर से डिसीजन लिया कि C++ का कुछ फीचर्स सी पर ऐड किया जाए, जिसके फलस्वरूप हमें 1999 का स्टैंडर्ड ऑफ सी मिला जिसे हम C99 के नाम से जानते हैं। तो ऐसा ही था सी का इंट्रोडक्शन। अब देख लेते हैं सी के कंपोनेंट्स। तो चलिए एक एक करके सी के सारे चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सी के कैरेक्टर सेट के बारे में। कैरेक्टर सेट तीनों चीज़ों से बनता है। एक होता है अल्फ़ाबेट्स, दूसरा होता है डिजिट्स, तीसरा होता है स्पेशल सिंबल्स। प्रोग्राम लिखने के दौरान हम मशीन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और सी पर इंफॉर्मेशन बनता है अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और सिंबल्स के द्वारा। सी प्रोग्राम पर कुछ वैलिड अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स ही काम करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सी में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स को प्रॉपर्ली कंबाइन करके ही कांस्टेंट वेरिएबल या कीवर्ड तैयार होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है कांस्टेंट वेरिएबल और
कीवर्ड्स। तो चलिए देखते हैं कांस्टेंट किसे कहते हैं। जब सी पर प्रोग्राम लिखा जाता है तो बेसिकली क्या होता है, मेमोरी लोकेशन पर वैल्यू या इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं। अगर किसी भी मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हुआ वैल्यू प्रोग्राम चलने के समय चेंज नहीं होता है तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। सी पर कांस्टेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट के अंदर आता है इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और सेकेंडरी कांस्टेंट के अंदर आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। तो पहले चलते हैं इंटीजर कांस्टेंट पे। इंटीजर कांस्टेंट डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। इसे लिखते कैसे हैं ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट लिखने का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट मिनिमम एक डिजिट का होना चाहिए, इस पर कोई डेसिमल या पॉइंट नहीं रहेगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इंटीजर कांस्टेंट के आगे कोई साइन नहीं रहेगा तो इसे पॉजिटिव मान लिया जाएगा। इंटीजर कांस्टेंट पर कोई कोमा या स्पेस नहीं रहेगा, और इंटीजर कांस्टेंट का रेंज इसका कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। अब चलते हैं रियल कांस्टेंट पर। रियल कांस्टेंट को कभी कभी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसका रूल्स इंटीजर कांस्टेंट से मिलता जुलता है, सिर्फ दो चीज अलग है, एक इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और दूसरा ये है कि इस पर डेसिमल पॉइंट रहना ही चाहिए। जब आप रियल कांस्टेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म पर लिखेंगे तब एक्सपोनेंशियल पार्ट ओरिजिनल नंबर से एक ई द्वारा अलग रहेगा। हमने यहाँ पर जिसको ओरिजिनल नंबर कहा इसे मैथ में मैंटिसा कहते हैं। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए 1.3425 इंटू 10⁻³ यहाँ पर 1.3425 को मैंटिसा कहते हैं और 10⁻³ को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये मैंटिसा वाला पार्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर इसे कुछ साइन नहीं देकर छोड़ा गया तो इसे पॉजिटिव ही मान लिया जाएगा, और एक्सपोनेंशियल पार्ट में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, मगर ये ख्याल रखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल पार्ट सिंगल डिजिट का होता है। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट पे। कैरेक्टर कांस्टेंट भी सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है, या फिर स्पेशल सिंबल भी हो सकता है। और एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये होना चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा का जो पॉइंट होगा वो पॉइंट लेफ्ट की तरफ होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं सी वेरिएबल्स पर। किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत सारे कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। प्रोग्राम रन करवाने का बेसिक ये होता है कि इसका इनपुट लो, इनपुट को प्रोसेस करो और फिर रिजल्ट जनरेट होगा, रिजल्ट को डिस्प्ले करना। इन सब चक्करों में एक चीज कॉमन रहता है, मेमोरी लोकेशन को बार बार इस्तेमाल करना। हम जब एक प्रोग्राम को रन करवाते हैं तब उसका इनपुट लेते हैं, तो इनपुट को सेव रखने के लिए हमें मेमोरी लोकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जब हम इनपुटेड डेटा को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के लिए भी मेमोरी लोकेशन का यूज करना पड़ता है, और प्रोसेस के बाद जब रिजल्ट निकल कर आता है तो रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी मेमोरी लोकेशन का यूज करना पड़ता है। तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल 9 मेमोरी ब्लॉक्स हैं। तो यहाँ पर 3 को हम स्टोर करते हैं x मेमोरी लोकेशन पर, उसके बाद एक न्यू वैल्यू 5 स्टोर करते हैं फिर वही x मेमोरी लोकेशन पर। तब यहाँ पर क्या होगा, 3 जो वैल्यू पहले से स्टोर था उसको 5 से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और 5 उस मेमोरी लोकेशन का वैल्यू असाइन हो जाएगा। पहले था 3, अब ओवरराइट होकर वो 5 हो जाएगा, मगर मेमोरी लोकेशन सेम ही रहा। मेमोरी लोकेशन x जिसका कोई चेंज नहीं हुआ, पर मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड हुआ वैल्यू चेंज हो गया। पहले था 3, अब हो गया 5। तो जो मेमोरी लोकेशन x एक प्रोग्राम के चलते डिफरेंट समय पर डिफरेंट वैल्यू को स्टोर रखता है उसे वेरिएबल कहते हैं। वैसे तो मेमोरी लोकेशन को आइनोड नंबर से डिनोट किया जाता है, मगर प्रोग्राम लिखते समय हम उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम देते हैं जो कि यहाँ पर x है। तो x हो रहा है एक वेरिएबल। अगर प्रोग्राम के चलते x मेमोरी लोकेशन का वैल्यू चेंज नहीं होता तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल का नाम रखने का भी कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, जैसे कि वेरिएबल का नाम 31 अल्फाबेट्स के अंदर ही होना चाहिए, और उसके साथ डिजिट्स भी हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल का पहला वाला जो कैरेक्टर रहेगा वो एक अल्फाबेट ही होना चाहिए, या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है। कोई कॉमा या ब्लैंक्स अलाउ नहीं है, और अंडरस्कोर के सिवा दूसरा कोई सिंबल अलाउ नहीं होता है। तो ये रहा सी का वेरिएबल। अब चलिए देख लेते हैं सी का कुछ कीवर्ड्स। सी में कीवर्ड उसे ही कहते हैं जिसका डेफिनेशन सी के कंपाइलर पर पहले से ही मौजूद रहता है। सी पर ऐसे टोटल 32 कीवर्ड है, 32 कीवर्ड है। इन कीवर्ड के नाम आप किसी वेरिएबल के नाम
या फिर किसी कांस्टेंट के नाम पर नहीं रख सकते। कीवर्ड यूनिक होते हैं, इसीलिए कीवर्ड को रिजर्व कीवर्ड भी कहा जाता है। जब हम प्रोग्राम करेंगे तब प्रोग्राम चलते चलते हम इस कीवर्डों को डिस्क्राइब कर देंगे। तो ये रहा सी के कीवर्ड या रिजर्व कीवर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम सी का फर्स्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे।